बच्चों, हाउ आर यू? आई होप कि आज आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे, रोज़ स्टडी करते होंगे ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आशातीत सफलता मिल सके। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोहिणी आयोग। ये रोहिणी आयोग जो है वो क्यों चर्चा में बना हुआ है और ये रोहिणी आयोग किस चीज़ से संबंधित है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। रोहिणी आयोग क्या है? तो बच्चों, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा इतिहास जानना होगा। मेरा ये मानना है कि इतिहास को जोड़ते हुए यदि हम आज का अध्ययन करें तो हमें बहुत अच्छी सामग्री मिल सकती है पढ़ने के लिए और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी मिल सकती है। तो अब बच्चों, आज हम जानते हैं रोहिणी आयोग के बारे में। तो इससे पहले जानने से पहले हम थोड़ा सा अपने इतिहास के बारे में जानते हैं कि इससे जुड़ा हुआ इतिहास क्या है। तो बच्चों, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सभी वर्गों का विकास कैसे किया जाए, सभी वर्गों का विकास कैसे हो और उन्हें अवसर की समानता कैसे मिले और जो उनके प्रतिनिधित्व से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे समाधान कर सकें। यानी कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ हम कैसे ला सकें और उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ सकें। समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाना और उनका सबका विकास करना और उनमें समानता की भावना पैदा करना और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये हमारे उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारे संविधान में एक अनुच्छेद अपनाया गया, जिस अनुच्छेद का नाम है 340। अनुच्छेद 340 जो है वो हमारे संविधान की इस समस्या को दूर करने के लिए जोड़ा गया। यह संविधान जो अनुच्छेद 340 है वो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिए, यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिए तथा उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों सामाजिक और शैक्षणिक ध्यान से सुनो बच्चों, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिए तथा उनकी स्थिति में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान करने के लिए आदेश देकर एक आयोग का गठन कर सकता है। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों हैं उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 340 के अनुसार। और यह जो आयोग है, इस प्रकार जो आयोग बनेगा, यह आयोग क्या करेगा? संदर्भित मामलों की जांच करके और सिफारिशों के साथ में क्या करेगा बच्चों? एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इन्हीं प्रावधानों को देखते हुए, इन्हीं प्रावधानों के तहत, इनके जो जितने भी प्रावधान हुए, इन प्रावधानों के तहत सबसे पहले 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में सबसे पहला प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो गठित हुआ था। ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुआ था? 1953 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ था। और इस आयोग ने क्या बताया था? इस आयोग ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान जिनके लिए विशेष उपबंध करने की आवश्यकता थी, उनकी पहचान की। ठीक है, अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान की। और आयोग ने क्या किया? इसकी पहचान करने के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए आयोग ने 4 मानक बनाए थे। कितने बनाए थे? 4 मानक बताए थे। इस आयोग ने क्या किया था? इस आयोग ने 2399 पिछड़ी जाति की सूची बनाई थी। 2399 पिछड़ी जाति की सूची बनाई थी और जिसमें 837 क्या थी? जातियां जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 2399 पिछड़ी जातियों की सूची बनाई थी और उसमें 837 जो जातियां थी वो क्या थी? अति पिछड़ी थी। इस आयोग ने और भी महत्वपूर्ण कार्य, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे काका कालेलकर,
उन्होंने क्या कहा था कि पिछड़ेपन का आधार जो है वो जाति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ये कहा था पिछड़ेपन का आधार जाति नहीं होनी चाहिए और इसके विरुद्ध इन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा था। इस पर गृह मंत्रालय ने भी, आपको पता है कि राष्ट्रपति जितने भी कार्य करते हैं उनमें गृह मंत्रालय का ही योगदान होता है। तो गृह मंत्रालय ने क्या कहा था कि गृह मंत्रालय ने ये कहा था कि पिछड़ी जातियों के चयन का अधिकार राज्यों की अपनी मर्जी है। राज्यों की मर्जी पर उन्होंने छोड़ दिया था कि पिछड़ी जातियों के बारे में राज्य ही अपने देगा। लेकिन केंद्र की राय में क्या होना चाहिए, उचित क्या होना चाहिए, आर्थिक आधार को ही मानना चाहिए। लेकिन केंद्र की जो राय है उसके आधार पर आर्थिक आधार को ही माना जाना चाहिए। जबकि अनुच्छेद 340 क्या कहता है बच्चों? अनुच्छेद 340 कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से ही पिछड़े वर्गों को फायदा मिलना चाहिए। कैसे वर्गों को फायदा मिलना चाहिए? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से ही जो पिछड़े वर्ग हैं उनको ही फायदा मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार क्या कहती है कि आर्थिक आधार माना जाना चाहिए। ध्यान रखिए, आर्थिक आधार माना जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में एक और आयोग का गठन हुआ। 1979 में एक मंडल आयोग का भी गठन किया गया। 1979 में मंडल आयोग का भी गठन किया गया। और इन्होंने पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए क्या किया था? इस आयोग ने पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए 11 सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक संकेतों का प्रयोग करके 1980 में अपनी रिपोर्ट जो थी वो प्रस्तुत की थी। 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1979 में गठन हुआ था, मंडल आयोग का गठन हुआ था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 11 सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग की थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या किया था कि 27% ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए। ठीक है। और इनकी जो मांग थी उसको हमारे भारत के 7वें पीएम कौन थे बच्चों? वीपी सिंह, जिनका पूरा नाम क्या है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मंडल आयोग की जो भी सिफारिशें थी उनको मान लिया। मंडल आयोग की सिफारिश को किसने माना? विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि हमारे भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? 7वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उन्होंने मान लिया। और उन्होंने तो मान लिया, लेकिन हमारे पूरे भारत में इस प्रधानमंत्री के इस निर्णय के खिलाफ में बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ और राजनीतिक उथल पुथल तो होनी ही थी। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि केंद्र का फैसला जो है वो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र का साथ दिया और इंदिरा साहनी वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सहमति दे दी और आगे इसने यह बात जोड़ दी कि आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो सामाजिक दृष्टि से क्या है? अगड़े है। अगड़े का मतलब क्या है? जो संपन्न है उनको इनका लाभ नहीं मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय के खिलाफ में क्या आया था? सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय के आधार पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। क्रीमी लेयर का सिद्धांत किस सुप्रीम कोर्ट के इसी सिद्धांत पर प्रस्तुत किया गया था। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि अगड़े जो हैं, यानी कि जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े नहीं है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग नहीं है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब अगड़ों की पहचान करने के लिए भी एक कमेटी जो है वो गठित की गई। अब इसमें आगे क्या हुआ देखो, आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 1992 में सरकारी नौकरियों में और 2006 में उच्च शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण को लागू कर दिया गया। ठीक है, आरक्षण को क्या कर दिया? 27% आरक्षण को लागू कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ देखो, लोकसभा सचिवालय द्वारा जब फरवरी 2019 में विभिन्न नौकरियों का आंकड़ा प्रस्तुत किया, उसमें ये देखा गया कि ओबीसी में कितने हैं। तो ग्रुप ए के अंदर ओबीसी में कितने थे?
ग्रुप ए के अंदर ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व था वो कितना प्रतिशत था, 13%। देखो इसमें भी 27% नहीं आ रहा है। ग्रुप बी के अंदर कितना था, 14.8%। ठीक है, ग्रुप सी में कितना था, 22.65%। यानी कि किसी भी ग्रुप के अंदर ए बी सी किसी भी ग्रुप के अंदर में ओबीसी का 27% आरक्षण नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी समाज के अंदर केवल कुछ लोग ही आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। सभी जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके पीछे एक समस्या ये है कि हमारे भारत की जो सामाजिक स्थिति है वो भी क्या है, ऐसी ही है। इस व्यवस्था में ओबीसी की केवल कुछ ही जातियों को आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। इसी कारण क्या हुआ था कि ओबीसी के अंदर श्रेणीकरण करने की जो मांग है वो बहुत ही लंबे समय से उठ रही है। ठीक है, श्रेणीकरण करने की क्योंकि ओबीसी के अंदर कुछ लोग तो बहुत ही संपन्न है, शैक्षिक दृष्टि से आगे हैं, और कुछ लोग क्या है, शैक्षिक दृष्टि से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। तो शैक्षणिक दृष्टि से जो थोड़े से समाज में जो सही हैं वो लोग आरक्षण का लाभ उठाते हैं, और जो वो लोग जिनको वास्तविक रूप से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसके श्रेणीकरण करने की मांग जो है काफ़ी लंबे समय से उठती आ रही है, और लेकिन श्रेणीकरण करने की मांग काफ़ी लंबे समय से उठती आ रही है। इनके श्रेणीकरण करने की मांग काफ़ी समय से उठती आ रही है। इसी आधार पर केंद्रीय स्तर पर तो अभी तक कोई भी श्रेणीकरण नहीं किया गया है, लेकिन राज्यों ने अपने स्तर पर ओबीसी का श्रेणीकरण किया है। ओबीसी का कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर श्रेणीकरण किया है, और उन राज्यों में 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्तर पर ओबीसी का श्रेणीकरण किया है। उनमें से कुछ राज्यों के नाम हैं जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, और जिनमें क्या होता है, इन्हीं विषयों को लेकर चर्चा और विवाद भी होता रहता है। इन्हीं मांगों और परिवर्तनों को समझते हुए क्या हुआ था, आगे 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा ओबीसी को 3 भागों में बांटा गया। अत्यंत पिछड़े वर्ग, उनके नाम क्या है, उनके नाम है अत्यंत पिछड़े वर्ग, आर्थिक पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग। ओबीसी को 3 भागों में कैसे बांटा गया, किसके द्वारा बांटा गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से हैं, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, इन्हीं 3। और इन्हीं की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 340 के आधार पर 2 अक्टूबर 2017 को दिल्ली के उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम क्या है बच्चों, रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का रोहिणी मैडम की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसको कहा गया रोहिणी आयोग। जिसका उद्देश्य क्या था, इस आयोग को बनाने का उद्देश्य ये था कि ओबीसी के अंतर्गत सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। ओबीसी के अंतर्गत सामाजिक न्याय को क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जा सके। इस आयोग को यह जिम्मेदारी दी, इस आयोग को क्या जिम्मेदारी दी थी, इस आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में मौजूद 5000 जातियों को क्या किया जाए बच्चों, उपवर्गीकृत करके सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में अवसर के अधिक न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, यानी कि ओबीसी के अंतर्गत ऐसी जातियों का चयन किया जाए जिनको सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जाए और जिनको आरक्षण का लाभ, वास्तविक रूप से आरक्षण का लाभ मिल सके। इसको सुनिश्चित करने के लिए जिस आयोग का गठन किया गया उसका नाम था रोहिणी आयोग। रोहिणी मैडम जो है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट की भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ, वर्ष 2017 से जब से इस आयोग का गठन किया गया तब से इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा है। इस आयोग के कार्यकाल को 2017 से बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले दिसंबर 2017 में बढ़ाया गया, फिर मार्च 2018 में बढ़ाया गया, फिर जून 2018 में बढ़ाया गया, फिर वर्ष 2019 में भी इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया। इस आयोग ने अब क्या किया है, अब ये आयोग जो है वो फिर से ये चाहता है कि उसका जो कार्यकाल है
उसके जो कार्यकाल है वो 31 जुलाई 2020 तक इस कार्यकाल को बढ़ाया जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कमेटी का क्या किया है, उसके कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ा दिया है। इसके कार्यकाल को क्या कर दिया बच्चों, 6 महीने तक बढ़ा दिया। अब यह आयोग जो है अपनी रिपोर्ट कब देगा, 2021 तक अपनी रिपोर्ट देगा। यानी कि 2017 में गठित हुआ है, इसके बाद में 3-4 बार इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है और अब एक बार फिर जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसके कार्यकाल को 2021 तक बढ़ा दिया गया। क्योंकि कारण क्या हुआ, आज हमारे भारत की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे बड़ी समस्या है कोविड-19 की वजह से ही यात्राओं पर रोक लग गया, ऑफिस क्लोज हो गए और आयोग जो है वह अपने कार्य को पूरा दक्षता के साथ नहीं कर पाया। और क्योंकि इसको दिया गया कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेगा और आरक्षण को सही हाथों में दिया जाए इसको सुनिश्चित करेगा, इसलिए इस आयोग के कार्यकाल को पुनः एक बार बढ़ा दिया गया है। अब इस आयोग से संबंधित कुछ विवाद भी चल रहे हैं। इस आयोग से संबंधित कुछ विवाद भी है, जैसे कि इस आयोग ने क्या किया है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से तैयार की है। 2011 की जनगणना, जो कि आपको पता होगा कि हमारे भारत में अब तक की पहली जाति आधारित जनगणना थी। जाति आधारित क्या थी, हमारे भारत की पहली जाति आधारित जनगणना थी, जिसके आधार पर ही इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन इसने कोई अपना आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किया है, ठीक है। तो ये इसके विवाद का एक कारण है। और इस जातिगत आधारित जो जनगणना हमारे भारत में हुई थी, उसके आंकड़े अभी तक हमारी सरकार ने प्रकाशित नहीं किए हैं। तो ये इसके विवाद का एक मुख्य कारण है, जिसमें किसी भी जाति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब रोहिणी आयोग से संबंधित मेरे सभी तथ्यात्मक चीज़ें थी। अगर आपको समझ में आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू।